नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का एक ऑब्जेक्ट शुरू किया है, तो इसी टेस्ट सीरीज की आज की कड़ी में आज हम लोग लेके आए हैं दृष्टि IAS संस्थान का GS पेपर 2। देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ये जो GS का पेपर है मित्रों, ये जो GS का पेपर है ये आपका मॉडर्न इंडिया और करंट अफेयर पर बेस्ड है। तो चलिए जरा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत में फ्रांसीसी प्रतिष्ठानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वें के शासनकाल में मंत्री कॉलबर्ट द्वारा की गई थी, जिसे 50 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था। दूसरा, पुदुचेरी शहर की स्थापना गोलकुंडा के सुल्तान से भूमि अनुदान प्राप्त करने के बाद फ्रैंकोइस मार्टिन ने की थी। तीसरा, डुप्ले औपचारिक रूप से भारतीय शासक के खर्च पर फ्रांसीसी सेना गठित करने वाला पहला यूरोपीय था, जिसे प्रभावी रूप से भारत में सहायक संधि की प्रथा की शुरुआत मानी जाती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी बाया कॉलबर्ट के द्वारा। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम स्थापना की बात मित्रों करते हैं तो ये स्थापना की गई थी 1664 में, यानी 1664 में। ठीक है। दूसरा, ये व्यापारिक एकाधिकार 50 वर्षों के लिए दिया गया था। ये भी बात मित्रों क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि पुदुचेरी शहर की स्थापना गोलकुंडा के सुल्तान से भूमि अनुदान प्राप्त करने के बाद फ्रैंकोइस मार्टिन ने की थी। ठीक है। ठीक। तो यदि हम यहां पर बात करें, ये जो पुडुचेरी की शहर की स्थापना की बात है वो फ्रैंकोइस मार्टिन ने की थी। ये बात यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन ये स्थापना गोलकुंडा के सुल्तान की भूमि से दी गई थी। नहीं, ये गोलकुंडा के नहीं बल्कि बीजापुर, किसके, बीजापुर के सुल्तान के द्वारा दी गई थी। और बीजापुर के सुल्तान के अगर हम बात करें, उनके गवर्नर थे शेर खान लोदी। कौन था? शेर खान लोदी के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? शेर खान लोदी के द्वारा दी गई थी। तो यहां पर यह बात गलत हो जाती है। बीजापुर नहीं, गोलकुंडा नहीं, सॉरी, बीजापुर के गवर्नर हैं, उनके द्वारा दी गई थी। ठीक है। अब अगला देखते हैं क्या है। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट मित्रों क्या था? डुप्ले औपचारिक रूप से भारतीय शासक से के खर्च पर फ्रांसीसी सेना गठित करने वाला पहला यूरोपीय था। ये बात बिल्कुल सही है, पहला यूरोपीय था। ये बात यहां तक सही है, जिसने प्रभावी रूप से भारत में सहायक संधि की प्रथा की शुरुआत की। ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही है। वो बात अलग है कि इस सहायक संधि का फायदा आपके अंग्रेजी शासकों ने या अंग्रेजी गवर्नरों ने उठाया था। यानी हमारा दूसरा गलत है, पहला तीसरा सही है। तो दूसरा गलत है, पहला तीसरा कौन से सही है? तो पहला और तीसरा यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या है 2, जरा उसे समझते हैं। भारत में प्रारंभिक ब्रिटिश प्रतिष्ठानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज के निर्माण की अनुमति चंद्रगिरी के शासक ने दी थी। दूसरा, फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना से पहले हुआ था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, न एक न दो। तो यहां पर यदि हम बात करें तो क्या कह रहा है? ब्रिटिश प्रतिष्ठानों के संदर्भ में मद्रास में फोर्ट सेंट, तो भारत में प्रारंभिक ब्रिटिश संस्थानों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज के निर्माण की अनुमति चंद्रगिरी के शासक ने दी थी। तो अगर हम यहां पर समझें, तो क्या कह रहा है जरा देखिए। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज के निर्माण की अनुमति चंद्रगिरी के शासक ने दी थी। तो अगर हम यहां पर बात करें, मद्रास फोर्ट सेंट जॉर्ज
की अनुमति अंग्रेजी बस्तियों को मुख्यालय के तौर पर मसूलीपट्टनम में बनाई गई थी। ठीक है, और ये एक ब्रिटिश व्यापारी फ्रांसिस डे को 1639 में, कब 1639 में चंद्रगिरी के महाराज द्वारा दी गई थी। यानी ये बात बिल्कुल क्या है हमारी सही है। दूसरा क्या है, फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना से पहले हुआ था। फोर्ट सेंट जॉर्ज के निर्माण में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना से पहले हुआ था। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर दूसरा जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है। निर्माण कलकत्ता के फोर्ट विलियम से पहले हो गया था, और अगर हम इसकी सही की बात करें तो 1698 में हुआ था, जबकि कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1700 में हुई थी। ठीक है, तो ये दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित संवैधानिक अधिनियमों में से किसमें यह प्रावधान किया गया था कि ब्रिटेन में भारत के शासन से संबंधित गृह सरकार यानी होम गवर्नमेंट के सदस्यों का वेतन भारत के राजस्व से दिया जाएगा? तो पहला है क्या, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तीसरा चार्टर एक्ट 1793 और चौथा है भारत शासन अधिनियम 1919। तो यहाँ पर यदि हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, तो यहाँ पर जो बात की गई थी वो की गई थी चार्टर एक्ट 1793 के अंतर्गत वेतन भारत से दिया जाने की बात यहाँ पर की गई थी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तीसरा यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है 4, इसे समझते हैं। पहला, निम्नलिखित कथनों के अंतर्गत किस राज्य को व्यक्तिगत नीति के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था? तो व्यक्तिगत नीति के अंतर्गत शामिल न करने वाला जो राज्य है वो हमारा व्यक्तिगत यानी हड़प की नीति। अगर हम यहाँ पर बात करें तो सतारा व्यक्तिगत से लिया गया था, झांसी व्यक्तिगत हड़प नीति से लिया गई थी, नागपुर व्यक्तिगत नीति से ली गई थी। केवल जो अवध है वो कुशासन का आरोप लगाकर यानी लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर बैड गवर्नेंस का आरोप लगाकर इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, इसे देखते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं में से कौन जागीरदारी संकट से प्रभावी रूप से निपटने में उत्तरकालीन मुगलों की असमर्थता से संबंधित है? अमीरों और उनके मनसबों की संख्या में तीव्र वृद्धि, जबकि उपलब्ध भूमि में अनुपातिक वृद्धि नहीं हुई। औरंगजेब द्वारा शेष जागीरों से आय बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास। दूसरा, अनुदानों में वृद्धि के कारण खालसा भूमि में कमी। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन क्या हैं? सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही हैं तो क्या है, जागीरदारी संकट के प्रभावी रूप से निपटने के लिए मुगलों की असमर्थता से संबंध, अमीरों और उनके मनसबों की संख्या में तीव्र वृद्धि, जबकि उपलब्ध भूमि अनुपातिक वृद्धि नहीं हुई थी। अगर हम यहाँ पर बात करें कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जागीरें खुले एकदम बेभाव से बांटी गई थी, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि इन जागीरों के बांटने के कारण मनसबों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई, जबकि भूमि उपलब्ध नहीं थी। यानी ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी, औरंगजेब द्वारा शेष जागीरों से आय बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास बिल्कुल समाप्त किए गए। आय बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए गए थे वो क्या है, जागीरों के आने से गंभीर उत्पत्ति हुई, क्योंकि उसमें अदूरदर्शी सिद्ध हुआ ये कार्य, और ये भी बात बिल्कुल सही है। अनुदानों की भूमि के कारण खालसा भूमि में क्या हो गई थी, कमी हो गई थी, यानी सरकारी भूमि में क्या कमी हो गई थी। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर आप आंसर जानेंगे तो आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कह रहा है 6, इसे देखते हैं। ब्रिटिशों की सीमांत नीति से संबंधित कुशल अकर्मण्यता क्या सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी प्रतिक्रिया था? ए, अगर हम ए की बात करें तो फारस में रूस के प्रभाव का बढ़ना, जिससे खैबर दर्रे में ब्रिटिश भारत की सुरक्षा का खतरा था। दूसरा, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की विनाशकारी परिणाम। तीसरा, रणजीत सिंह की विस्तारवादी नीति से हिंद और बलूचिस्तान के विलय का प्रयास। और चौथा, सिंध की तालपुर अमीरों के उदय से हुआ, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विदेशी सहायता की मांग की थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बातें सही हैं,
तो यहाँ पर प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के विनाशकारी परिणाम के कारण अंग्रेजों ने अकर्मण्यता की नीति अपना ली थी, यानी किसी हस्तक्षेप की बात यहाँ पर नहीं की गई थी। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। कुशल अकर्मण्यता के काल को अगर हम डिफाइन करें तो 1864 से 1869 का काल आपका कुशल अकर्मण्यता का काल के तौर पर जाना जाता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या है 7, इसे देखते हैं। आंग्ल मैसूर युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत मद्रास संधि के साथ हुआ, जिसके अंतर्गत विजित क्षेत्रों को उनके मूल शासकों को वापस कर दिया गया था। बी, अंग्रेजों द्वारा माहे नामक फ्रांसीसी उपनिवेश पर अधिकार कर लेने को हैदर अली ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रमुख कारण माना। सी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटिशों ने संपूर्ण मालाबार तट पर अधिकार कर लिया था। कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन यहाँ पर सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत मद्रास संधि से हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसमें हैदर कंपनी मजबूती से खड़ी रही जबकि अंग्रेज हारे और विजित क्षेत्रों के मूल शासकों को वापस हो गए, ये बात बिल्कुल सही है। अंग्रेजों द्वारा माहे नामक फ्रांसीसी उपनिवेश पर अधिकार कर लेने को हैदर अली ने द्वितीय मैसूर युद्ध का प्रमुख कारण माना, ये भी बात बिल्कुल सही है। तृतीय मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटिशों ने संपूर्ण मालाबार तट पर अधिकार कर लिया, ऐसा नहीं था। ब्रिटिश पॉलीगरों से इन काबल शुल्कों की वसूली का अधिकार छीन लिया और आरकोट पर पॉलीगरों को 1803 से 1820 विद्रोह हुआ। यानी ये कथन क्या है हमारा, गलत होगा। ठीक है, क्या होगा, सॉरी, ये कथन हमारा गलत होगा। ठीक है, और बाकी ऊपर के दोनों हमारे सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कह रहा है 8, इसे देखते हैं। पॉलीगर विद्रोह के दौरान काबल शब्द का तात्पर्य था। काबल शब्द अगर हम बात करते हैं तो ये तमिलनाडु के एक प्राचीन संस्था को संदर्भित करता है, जिसका उल्लेख रूप से पॉलीगरों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुए विद्रोह के तौर पर डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें क्या कह रहा है पॉलीगर, उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं। तो क्या कह रहा है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने वाले एक वंशानुगत ग्राम अधिकारी ही पॉलीगर कावल के तौर पर यूज किया जाता था। विवादों का समाधान हेतु ग्राम सभा, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह के समय तैनाती की गई थी पहरेदारी के तौर पर इसकी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राजा राममोहन राय के ब्रह्म समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, उन्होंने मूर्ति पूजा को विरोध करने तथा वेदांत के ईश्वरवाद संबंधी आदर्शों के प्रचार के क्रम में वर्ष 1814 में आत्मीय सभा का गठन किया था। ठीक है, तो ये बात जो है सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स का गठन 1814 में किया था, जो आके आत्मीय सभा बन जाती है। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। ब्रह्म समाज का कर्म सिद्धांत तथा आत्मा का स्थानांतरण का कोई निश्चित मत नहीं था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ब्रह्म समाज ने विशेषताओं के तौर पर बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का विरोध किया, इनको ईश्वर के अपराधों की संकल्पना को अस्वीकार कर दिया और आत्मा के स्थानांतरण पर कोई निश्चित मत नहीं था। ये भी कथन बिल्कुल सही है, यानी दोनों कथन हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या कह रहा है 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 मुख्य रूप से B.M. मालाबारी के प्रयासों का परिणाम था। सम्मति IUN कंसेंट एक्ट की 1891 में पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों का परिणाम था। ठीक है, बाल विवाह निषेध संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा विवाह की न्यूनतम आयु बालिकाओं के लिए 15 से 18 और बालकों के लिए 18 से 21 कर दी गई थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है, तो विधवा पुनर्विवाह के बारे में यदि हम बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, न कि मालाबारी। और सम्मति एक्ट के लिए ये हैं महत्वपूर्ण, मालाबारी के प्रयासों से
हुआ था, न कि ईश्वरचंद विद्यासागर के। बाल विवाह के संदर्भ में 78 में ऐसा किया है, 15 से 18 की गई है और 18 से 21 की गई। ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो कितने कथन सही है? केवल एक कथन हमारा यहाँ पर सही होगा, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या है 11? इसे समझते हैं। परमहंस मंडली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी विचार मानव धर्म सभा से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी, जो एक ईश्वर में विश्वास करती थी और विचार की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करती थी। परमहंस मंडली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, विचार मानव धर्म समाज से जुड़ी हुई थी, ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरे कथन पर देखते हैं, क्या है दूसरा कथन? दूसरा कथन क्या कह रहा है उसे देखते हैं। इसके संस्थापक मुख्य रूप से जातिगत नियमों को तोड़ने पर रुचि रखते थे, जिसके लिए वे निम्न जाति के लोगों द्वारा पकाए गए भोजन का सेवन करते थे। तीसरा, इसने बंबई में पत्रकारिता के माध्यम से सामाजिक सुधार का अग्रणी कार्य किया, जिससे दर्पण समाचार पत्र की शुरुआत हुई। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, एक, दो और तीन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही है? तो मित्रों, संस्थापक मुख्य रूप से नियम को तोड़ने की बात करते थे, ये कथन बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है। जबकि इसने बंबई में पत्रकारिता के माध्यम समाज सुधार का, जिससे दर्पण समाचार पत्र की शुरुआत हुई, ये बात बिल्कुल गलत है। मंडली विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा की वकालत करती थी और बाल शास्त्री जाम्बेकर को बंबई पत्रकारिता के माध्यम से सामाजिक सुधार का अग्रणी माना जाता है। परमहंस मंडली की स्थापना की थी, न कि दर्पण की। तो ऑप्शन कौन सी सही है? एक और दो, यानी ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। एक और तीन, सॉरी, यहाँ पर तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन हाँ सही है। ठीक है, एक और दो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या कह रहा है 12? इसे समझते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले सक्रिय निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों पर विचार कीजिए। जमींदारी एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन। उपरोक्त में से कौन से एसोसिएशन विशेष रूप से बंगला में गठित किए गए थे? एक, दो और चार, एक, तीन और चार, दो, चार, एक, दो, तीन, चार। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कौन से एसोसिएशन बंगाल में गठित किए गए थे? तो बंगाल में गठित किए गए थे जमींदार एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बेसिकली लंदन में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या कह रहा है 13? इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का संस्थापक सदस्य था? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का संस्थापक सदस्य, तो ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, महादेव गोविंद रानडे और गोपाल कृष्ण गोखले। तो अगर हम यहाँ पर सदस्यों के बारे में बात करें तो इसके सदस्य थे महादेव गोविंद रानडे। ठीक है, संस्थापक सदस्य थे। कॉन्फ्रेंस की अगर स्थापना की बात करें तो 1887 में कब हुई थी? बंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? बंबई में हुई थी। ठीक है, और इसके संस्थापक एमजी रानडे और रघुनाथ राय थे। इनके अलावा एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम है रघुनाथ राय। ठीक है मित्रों, ये बात समझ में आई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या है 14? इसे देखते हैं। ब्रिटिश सरकार की अधीनस्थ संघ की नीति से की विशेषता थी। ए, ब्रिटिश भारत से 1857 के विद्रोह से पहले लागू की गई विलय की सामान्य नीति का परित्याग। 2, ब्रिटिश अधिकारियों के हस्तक्षेप के बिना रियासतों द्वारा को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता बनाए रखना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही है, तो मित्रों यहाँ पर जो बात सही है वो बात है आपकी केवल पहली, ए। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर कतई सही नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों के हस्तक्षेप के बिना रियासतों का पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता बनाए रखना यहाँ पर नहीं कहा गया था, यानी ऑप्शन ए है। ठीक है, विलय का परित्याग नहीं किया था इन्होंने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या कह रहा है 15? उसे देखते हैं हम लोग। गवर्नर जनरल और संबंधित का लॉर्ड कर्जन,
लॉर्ड मेटकॉफ, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हैमर्स्टन। लॉर्ड कर्जन के बारे में बात करें तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था बंगाल का विभाजन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। लॉर्ड, अगर हम बेसिन की संधि के बारे में बात करें तो ये हुई थी लॉर्ड वेली जली। यहाँ पर अगर हम इस लॉर्ड कौन है? वेली जली। ठीक है, इस समय हुई थी 1802 में। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें कि सिंध के विलय के बारे में बात करें तो ये किया गया था लॉर्ड मेटकॉफ। किसके समय? लॉर्ड मेटकॉफ के द्वारा। ठीक है, ठीक। तीसरी सुगोली की संधि के बारे में यदि हम बात करें तो ये हुई थी लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये बिल्कुल सही है। लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में बात करें तो ये प्रथम बर्मा युद्ध के समय हुआ था और प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था 1826 में। कब हुआ था? 1826 में। तो कितने सही है? 2 सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16? इसे देखते हैं हम लोग। संस्था और पहल: नटाल इंडियन कांग्रेस, इंडियन ओपिनियन, फिनिक्स सेटलमेंट और टॉलस्टॉय फोरम। ये दक्षिण अफ्रीका में कुछ गांधी के द्वारा किए गए काम है। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी ने 1894 में की थी। कब की थी? 1894 में। नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध 1894 में गांधी द्वारा की गई थी, यानी ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। इंडियन ओपिनियन के बारे में बात करें तो इंडियन ओपिनियन क्या है? 1903 में गांधी द्वारा शुरू किया गया एक समाचार पत्र है। ठीक है, और जनमत तैयार करने के लिए किया था, ये भी सही है। फिनिक्स सेटलमेंट सहकारी जीवन के लिए 1904 में डरबन में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, ये भी बात बिल्कुल सही है। टॉलस्टॉय फार्म हरमन कॉनवेंट द्वारा समर्थित डरबन की निकटतम सामुदायिक बस्ती। तो टॉलस्टॉय फार्म जोहानसबर्ग में है। कहां पर है? जोहानसबर्ग में। जोहानसबर्ग में था, न कि यहाँ पर। और बाकी बातें क्या हैं? सही हैं। तो ये गलत, यानी कितने सही हैं? 3 सही हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है यह हड़ताल? मिल श्रमिकों को दिए जाने वाले प्लेग बोनस को बंद करने के विवाद के कारण हुई थी। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। 20% बढ़ाने की बात के कारण हुई थी। दूसरी, गांधी के निकट सहयोगी अनुसुईया साराभाई श्रमिकों को संघर्ष का समर्थन किया था, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 17 की 2 बातें तो सही हैं। तीसरी बात क्या है उस पर जरा देखते हैं। इसके द्वारा गांधी द्वारा की गई भूख हड़ताल से श्रमिकों के वेतन में 50% की वृद्धि हुई थी। तो यहाँ पर श्रमिकों के वेतन में 50 नहीं 35% की वृद्धि हुई थी, क्योंकि श्रमिक 50% यहाँ पर मांग ही रहे थे। तो ये कथन हमारा क्या हो जाए? गलत हो, जबकि पहले दोनों सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा सही? बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या है? निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहनलाल पांड्या, नरहरि पारिक, रविशंकर व्यास। उपरोक्त में से कौन खेड़ा सत्याग्रह से संबंधित था? तो खेड़ा सत्याग्रह की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये मित्रों हुआ था कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। और इसी सत्याग्रह में पटेल को, यानी सरदार पटेल को महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरे में अगर हम बात करें तो नरहरि पारिक भी इससे मिले हुए थे। ठीक, और मोहनलाल पांड्या भी हैं और रविशंकर व्यास भी हैं, यानी ये चारों बिल्कुल मिले हुए हैं गुजरात के इसी खेड़ा विद्रोह आंदोलन के दौरान, यानी ऑप्शन सी 1, 2, 3 एंड 4। ऑप्शन सी हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। रोलेट एक्ट 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आधिकारिक नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम था। इसका उद्देश्य भारत की रक्षा अधिनियम 1915 की आपातकालीन शक्तियों को शांति काल तक विस्तारित करना था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये बिल्कुल बात सही है, और इसी एक्ट को नो बेल, नो अपील, नो वकील के तौर पर जाना जाता है, और इसके दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह घटना बैसाखी के दिन हुई थी, सही है। ये घटना हुई थी आपकी 13 अप्रैल 1919 को। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। दूसरा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश अत्याचारों के विरुद्ध अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ये दोनों बातें बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। क्या कह रहा है 21? उसे देखते हैं हम लोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, इसे देखते हैं। डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड और पंजाब में संबंधित अशांति की जांच के लिए गठित किया गया था। डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। ठीक है। डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसमें ब्रिटिश और भारतीय दोनों सदस्य थे, ये भी बात बिल्कुल सही है। इस समिति ने जनरल डायर कदाचार का दोषी पाया, बिल्कुल दोषी नहीं पाया था, यही विरोध था। और बिना पेंशन सेवा बर्खास्त करने की सिफारिश की थी। ये दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं, यानी तीसरा गलत, जबकि ऊपर की दोनों सही। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली में मुस्लिम व्यापारियों के नेतृत्व में खिलाफत समिति का गठन किया गया, जिन्होंने अपनी गतिविधि को याचिकाओं की प्रतिनियुक्तियों तक सीमित रखा। दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया। महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो दिल्ली में मुस्लिम व्यापारियों के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी की समिति बनी थी। खिलाफत समिति अगर हम यहाँ पर बात करें, ये दिल्ली में ना होकर कहाँ हुई थी? बंबई में हुई थी। तो पहला तो बात गलत हो जाएगी। ठीक है। दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन ब्रिटिश सरकार के सहयोग का प्रस्ताव पारित किया, ये बात बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष रूप में कार्य, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दो बातें सही है, एक गलत, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सितंबर 1920 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकारी स्कूलों, न्यायालयों और परिषदों के बहिष्कार सहित असहयोग कार्यक्रम को मंजूरी। प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय। कांग्रेस के एजेंडे में खादी और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने में शामिल करना। राष्ट्रीय गतिविधियों के निर्देश हेतु 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। तो यहाँ पर कितने कथन सही हैं ये बताना है। तो मित्रों यहाँ पर यदि हम कथनों के बारे में बात करें तो सरकारी स्कूल, न्यायालय, परिषदों, बहिष्कार और सहयोग कार्यक्रम की मंजूरी बिल्कुल सही है। प्रांतीय कांग्रेस समितियों ने भाषाई के आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है। ये बात क्या है? सही नहीं है। दूसरा, कांग्रेस ने एजेंडे खादी शिक्षा को बढ़ावा देना शामिल किया, ये भी सही। राष्ट्रीय गतिविधियों में 15 सदस्यीय, तो ये 15 सदस्यीय CWC का गठन हुआ था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी, क्या? कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन हुआ था। 15 सदस्यीय राष्ट्रीय गतिविधियों के मार्गदर्शन के लिए, किसके लिए? निर्देशन हेतु 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया था। ठीक है। राष्ट्रीय गतिविधियों के निर्देशन नहीं, मार्गदर्शन के लिए। पंद्रह सदस्यीय कांग्रेस कार्य समिति, कांग्रेस कार्यकारिणी कार्य समिति का गठन हुआ था, यानी CWC का गठन। ठीक है। ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कितने सही हैं? केवल 2 सही हैं। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्या कह रहा है 24? उसे देखते हैं। संचार मित्र योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना दूरसंचार सेवाओं में धोखाधड़ी की रोकथाम और मोबाइल सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की डिजिटल भारत इंडिया कार्यक्रम के तहत वित्त पोषित है। तो यहाँ पर यदि बात करें, योजना दूरसंचार सेवाओं में धोखाधड़ी और रोकथाम की जागरूकता बढ़ाने के लिए, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। और ये दूरसंचार प्रौद्योगिकी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत नहीं, ये है दूरसंचार विभाग के DOT द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत वित्त पोषित है, यानी ये आपका कथन गलत होगा, केवल एक सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है 25?
फेनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बायो बैंक पूरे भारत में 10,000 व्यक्तियों से जीनोमिक जीवन शैली और क्लिनिकल डेटा एकत्र करेगा। फेनोम इंडिया परियोजना 2 वर्षों के लिए डिजाइन की गई है, एक अल्पकालिक पायलट योजना है। बायो बैंक का प्रबंधन जैव प्रौद्योगिकी विभाग के मानव जीनोम मिशन के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है, तो मित्रों क्या है, बायो बैंक से 10,000 व्यक्तियों से जीनोमिक जीवन शैली क्लिनिक डेटा एकत्रित होगा, यानी ये सही है। दूसरा कथन, फेनोम इंडिया 2 वर्षों के लिए डिजाइन की गई अल्पकालिक पायलट योजना है। फेनोम इंडिया परियोजना एक दीर्घकालिक है, न कि अल्पकालिक है। कितनी है? दीर्घकालिक। डेटा समृद्ध कोहॉर्ट के अध्ययन के लिए की गई थी, ये कथन गलत हो जाएगा। बायो बैंक प्रबंधन जैव प्रौद्योगिकी मानव द्वारा है, तो ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा नहीं बल्कि CSIR और IGB के अंतर्गत है, CSIR। ठीक है, तो ये भी आपका कथन गलत होगा। कितना सही है? केवल एक कथन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वांटम प्रणालियों में डिकोहेरेंस नामक घटना से तात्पर्य है। क्या घटना से तात्पर्य है? 2 कणों के बीच क्वांटम इंटेंगमेंट का प्रवर्धन। 2b, एक क्वांटम कण का अनेक एंटेंगल्ड अवस्थाओं में विघटन। C, क्लासिकल नॉइज का क्वांटम सूचना में रूपांतरण। D, एनवायरमेंटल नॉइज के कारण क्वांटम प्रणालियों में इंटेंगलमेंट का ह्रास। तो यहाँ पर यदि हम बात करें एनवायरमेंटल नॉइज के कारण क्वांटम प्रणालियों में ह्रास है, ठीक है, डिकोहेरेंस का मतलब। ठीक है, अगर समझना चाहते हो तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट कलकत्ता के कैलगरी विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों के सहयोग से किया गया एक हालिया अध्ययन है। क्वांटम प्रणालियों में डिकोहेरेंस एक प्रक्रिया से संबंधित है जो उसके द्वारा पर्यावरण में के साथ अंतः क्वांटम सहबंधों को बाधित करती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है 27? जैव उत्प्रेरक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, जैव उत्प्रेरक ऐसे पदार्थों या सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधों में जैविक प्रक्रिया को उत्तेजित करते हैं और पोषक तत्वों का अवशोषण एवं वृद्धि के साथ तनाव प्रति सहनशीलता को बढ़ाते हैं। B, 2, उर्वरक अकार्बनिक या मिश्रित नियंत्रण आदेश 1985 जैव उत्प्रेरकों के निर्माण और बिक्री को नियंत्रित करने से संबंधित हैं। C, केंद्रीय जैव उत्प्रेरक समिति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही है, तो यहाँ पर जो बात सही है वो है आपकी कथन 3, वन और जलवायु मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है, पहली बात समझ लो। ठीक है, दूसरी बात, कथन जैव उत्प्रेरक पदार्थ सूक्ष्म जीव होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। उर्वरक अकार्बनिक पदार्थों के नियंत्रण और नियंत्रण से संबंधित है, ये भी बात बिल्कुल क्या है? सही है। तीसरा कथन यहाँ पर गलत है। ऑप्शन में देखते हैं 2 कथन है सही है, फर्स्ट और सेकेंड। उपरोक्त में से कौन से? केवल 2, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28। काशी घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पर भारत और संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए गए थे। इस घोषणा पत्र में वर्ष 2047 तक मादक पदार्थों की लत को समाप्त करने हेतु युवाओं के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय आंदोलन की परिकल्पना की गई थी। तो यहाँ पर कौन कौन से कथन सही है? विकसित भारत के लिए 2025 में काशी घोषणा पत्र बनाया गया, तो जो आंदोलन किया गया है वो तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये घोषणा पत्र भारत और संयुक्त राष्ट्र मादक एवं द्रव्य द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। ये भारत सरकार और इसमें भाग लेने वाले युवाओं के आध्यात्मिक संगठनों का एक पहलू है। ठीक है, ये बात गलत है, तो केवल बी सही होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्या कह रहा है 29? इसे देखते हैं। ADEIE उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों के उपयोग हेतु सहायता योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इस योजना का उद्देश्य तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सहायता प्रदान करना है।
बी, लाभ प्राप्त करने के लिए उद्यमों को कार्यान्वित प्रौद्योगिकियों में कम से कम 25% ऊर्जा बचत प्रदर्शित करनी होगी। 3, इसका कार्यान्वयन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीई द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से कथन सही हैं, तो इसकी योजना तकनीक वित्तीय सहायता एमएसएमई द्वारा की गई सही है। 25% ऊर्जा बचत करनी होगी, तो यहाँ पर यदि हम बात करें 25% ऊर्जा बचत का नहीं है, ठीक है, इसके लिए 10% है। कितनी है मित्रों? 10% ऊर्जा बचत की बात है, ये कथन गलत है। दक्षता बीई द्वारा किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। पहला और तीसरा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे दूरसंचार विभाग डीओटी द्वारा विकसित किया गया। यह वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल होने और जोखिम के आधार पर मोबाइल नंबरों को वर्गीकृत करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना एक ना दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों कथन क्या है हमारे? बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्या कह रहा है? 31 इसे देखते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता देने के संदर्भ में निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तो तालिबान सरकार को मान्यता देने वाले कौन कौन से देश हैं, जरा समझिए। रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान। तो मान्यता देने के संदर्भ में निम्नलिखित देशों उपरोक्त में से कितने देशों ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता दी है? तो रूस ने अफगानिस्तान सरकार को, तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश था। कौन सा था? रूस पहला देश था। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो उज्बेकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान सहित अन्य देशों ने काबुल की राजनीति को चीन संयुक्त स्वीकार किया है, लेकिन किसी ने तालिबान शासन को अफगानिस्तान की आधिकारिक सरकार के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी उर्वरक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उर्वरक ग्रेड डीएपी में 46% नाइट्रोजन, 18% फास्फोरस होता है। तो ये बात क्या है? बिल्कुल क्या है? 18% नाइट्रोजन और 40% फास्फोरस होती है। कितनी? 18% और ये 40%। तो ये बात गलत हो जाएगी। उच्च अमोनिया प्राधिकरण डीएपी के अत्यधिक क्षारीय मृदा सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है। तो ये भी बात बिल्कुल नहीं है, सबसे अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है। दूसरा, चूंकि फास्फोरस मृदा में स्थिर होती है, इसलिए प्रभावी डीएपी पौधों की जड़ों में डालना चाहिए। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। तो कितने संदर्भ सही है? केवल एक कथन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? हाइपरथायरियाडिज्म या थायराइड कैंसर के उपचार में। दूसरा, हड्डियों के कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाने में। मधुमेह रोगियों को इंसुलिन स्राव के उत्तेजित में। हृदय की इलेक्ट्रिकल गतिविधि की इमेजिंग के लिए। तो यदि हम इसके बारे में बात करें, रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड कैंसर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्या कह रहा है? 34 मद्रास प्रेसिडेंसी में जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन वर्ष 1916 में मुसलमानों और ईसाइयों सहित गैर ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करने में किया गया था। बी, आरक्षित सीटों की इसकी प्रारंभिक मांग बाद में शैक्षणिक और नौकरी संबंधी रियायतों को शामिल करने तक विस्तारित हुई। सी, इस पार्टी का मुख्य समर्थन गैर ब्राह्मण किसानों और ग्रामीण श्रमिकों से प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन सी बातें यहाँ पर सही है, तो मित्रों यहीं पर देख लेते हैं। इसका गठन 1916 मुसलमान और ईसाइयों सहित गैर ब्राह्मणों प्रतिनिधित्व में किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है, जस्टिस पार्टी का इसीलिए किया गया था। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे बात करें, आरक्षित सीटों प्रारंभिक मांग के बाद शैक्षणिक और नौकरी संबंधी रियायतों शामिल करने तक विस्तारित हुई। ये भी बात बिल्कुल सही है। तीसरा, इस पार्टी का मुख्य समर्थन गैर ब्राह्मण किसान और ग्रामीण से प्राप्त हुआ। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं अगले आंसर की तरफ। तो 1 और 2 इसके सही होंगे। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्या है?
निम्नलिखित प्रश्नों में से नेताओं में से किसे वायुकोम सत्याग्रह के दौरान अनुकरणीय नेतृत्व और बलिदान के लिए वायुकोम वीर नायक की उपाधि प्रदान की गई? के केलप्पन, केपी केशव मेनन, टीके माधवन, ई रामास्वामी नायकर। तो ये की गई है किसे? वायुकोम सत्याग्रह 1924-25 में हुआ था और ये ईवी रामास्वामी नायकर को दी गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्या कह रहा है 36? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असहयोग आंदोलन के वापस लेने और विधान परिषदों में शामिल होने के प्रश्न पर कांग्रेस में मतभेद उत्पन्न होने के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। CR दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराजवादियों ने विधान परिषदों की कमजोरियों पर प्रकाश डालकर उनका अंत करो और सुधार करो के लिए परिषदों को प्रवेश किया, समर्थन किया था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन सी बातें सही हैं, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं का कालानुक्रम रूप से व्यवस्थित कीजिए। काकोरी कार्रवाई, HRA की गठन, HSRA का गठन, चटगांव शस्त्रागार में छापा। तो यदि यहाँ पर हम बात करें काकोरी की घटना कब हुई, तो मित्रों काकोरी की घटना हुई थी 1925 में। ठीक है। HRA की स्थापना के बारे में बात करें तो समाजवादी आदर्श के लिए HRA की स्थापना वर्ष 1924 में की गई थी। HSRA की वर्ष 1928 में भगत सिंह द्वारा की गई थी। चटगांव शस्त्रागार के बारे में बात करें तो अप्रैल 1930। तो यहाँ पे कालक्रम स्थापित करें तो 2-1-3-4 यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्या कह रहा है 38, इसे समझते हैं। क्रांतिकारी और संबद्ध घटना, भगत सिंह, चंद्रशेखर और जतिन दास। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, बिल्कुल सही है। एल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए थे, बिल्कुल सही है। जतिन दास भूख हड़ताल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी 64 दिन बाद। कितने दिन बाद? 64 डेज बाद। तो ये गलत है। कितने सही हैं? 2 सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन 24 के संदर्भ में यह महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था। भाग एवं सामाजिक सुधार पर इसमें जोर दिया गया। ठीक है। तो कांग्रेस के ढांचे में नैतिक सुधार की बात, आदर्शों की बात की गई थी और ये बात बिल्कुल सही है। इस अधिवेशन में खाद्य अस्पृश्यता उन्मूलन, हिंदू मुस्लिम एकता, स्वराज अभिन्न अंग के रूप में बढ़ावा देने में पारित किया गया था, ये भी बात बिल्कुल सही है। दूसरा, इसमें कांग्रेस की वित्तीय आधार को मजबूत करने के लिए, राजनीतिक गतिविधियों को विस्तार करने के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क में वृद्धि की गई थी। तो सदस्यता शुल्क में वृद्धि नहीं, वार्षिक सदस्यता शुल्क में कमी की गई थी और वो कमी 90% तक कमी थी। तो कितने सही हैं? 2 सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 40, इसे देखते हैं। मेरठ षड्यंत्र केस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मामले में साम्यवादी विचारों के प्रसार के आरोप में कई ट्रेड यूनियन नेताओं को गिरफ्तारी के साथ उन पर मुकदमा चला। इस मामले में मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे और शौकत उस्मानी जैसे नेताओं को दोषी ठहराया गया था। तो मेरठ षड्यंत्र केस के बारे में यदि हम बात करें तो ये 1929 में हुआ था और ये बढ़ते श्रमिक आंदोलन के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है। ठीक है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्या कह रहा है 41? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 31 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गांधी अरविंद समझौते के समर्थन के लिए आयोजित एक अधिवेशन था, सही है। इसमें मूल अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो ये सरदार पटेल की अध्यक्षता में किया गया था मित्रों। ठीक है। और यह मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के लिए किया गया था, यानी दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हो जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्या है 42, उसे देखते हैं। साइमन कमीशन 1930 के संदर्भ में निम्नलिखित सिफारिशों पर बात की। सांप्रदायिक तनाव कम होने तक पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों को बनाए रखा जाएगा। द्वैध शासन की व्यवस्था को उन्मूलन और प्रांतों में प्रतिनिधित्व सरकार का स्थापना की जाएगी। आंतरिक सुरक्षा के प्रशासन गवर्नर की विवेकाधीन शक्तियों में कटौती। सिंध और बंबई में बर्मा को भारत से अलग करना। तो ये अगर हम बात करें तो यहाँ पर
आंतरिक सुरक्षा प्रशासन में गवर्नर की विवेकाधीन शक्तियों में कटौती नहीं की गई थी। क्या विवेकाधीन शक्तियों में यहाँ पर कटौती की बात की जा रही है। इसमें आंतरिक और पुलिस सुरक्षा के मामले में विवेकाधीन शक्तियां बनाए रखी गई थी, कटौती नहीं की गई थी। बाकी ये दोनों तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ली आयोग की नियुक्ति भारत की उच्चतर सिविल सेवाओं के गठन के लिए की गई थी। मुडवन समिति का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु किया गया था। लोथियन समिति नियुक्ति ग्रामीण भूमि राजस्व की सिफारिश के लिए की गई थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ली आयोग 1923 में बना था और ये सिविल सर्विसेज के लिए बना था, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, मुडलन आयोग 1924 में सुधार जांच समिति के लिए किया गया था, कामकाज के मूल्यांकन के लिए किया गया था, ये भी सही है। लोथियन समिति ये मताधिकार समिति के तौर पे था, किसके तौर पर, मताधिकार यानी इलेक्शन के तौर पर। तो ये कथन क्या है, गलत है। कितने सही है, केवल एक। नहीं, केवल एक और दो दोनों सही हैं, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्या है 44, उसे देखते हैं। व्यापार विवाद अधिनियम 1929 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत औद्योगिक विवादों को निपटारे के लिए जांच न्यायालयों और परामर्श बोर्डों के अनिवार्य गठन की आवश्यकता थी। इसके तहत सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में हड़ताल की अनुमति दी गई थी, बशर्ते व्यक्तिगत कर्मचारी द्वारा 7 दिन की अग्रिम सूचना दी जाए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो क्या था, यहाँ पर जो थी औद्योगिक निपटारे की जांच के लिए किया गया था। सार्वजनिक समितियों की हड़ताल के बारे में यदि हम बात करें तो टीडी हड़तालों की कठोर प्रतिबंधित करने की बात की गई थी। ये कथन बिल्कुल गलत है, यानी एक ही हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 के प्राथमिक लक्ष्य था सभी औद्योगिक श्रमिकों के लिए न्यूनतम जीवन निर्वाह की मजदूरी सुनिश्चित करना। इस 12 से 18 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनिवार्य करना। 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बाल श्रम को विनियमन, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन और समान कार्य घंटे सुनिश्चित करना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किन्हें कलकत्ता के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आलोचना करने के लिए सांप्रदायिक संपादकीय जय हेतु जेल जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे। तो ये व्यक्ति बने थे आपके, जिन्होंने सुरेंद्रनाथ बनर्जी को 1883 में जेल जाना पड़ा था। समाचार पत्र बंगाली में प्रकाशित किया गया था, किन्हें, 1883 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। निम्नलिखित नेताओं में से कौन उत्तर प्रदेश किसान सभा आंदोलन 1918-1922 से संबंधित थे। इन नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय, सहजानंद सरस्वती। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश किसान के इंद्र नारायण द्विवेदी थे, गौरीशंकर मिश्र थे, मदन मोहन सरस्वती थे, मालवीय थे। ये सहजानंद सरस्वती नहीं थे, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्या कह रहा है 48, उसे देखते हैं मित्रों। बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का पहला श्रमिक संघ था। दूसरा, इसकी स्थापना 1890 में तिलक के सहयोग से हुई थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यह भारत का पहला श्रमिक संघ था, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसके बारे में 1899 में पत्रिका मराठा और में की गई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना 1899 में बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से की गई थी। ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी, केवल एक सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। अलीपुर षड्यंत्र केस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके प्रमुख के रूप में ढाका की अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन को लक्षित किया गया था। मदन मोहन मालवीय द्वारा विधिक बचाव के कारण अरविंद घोष को निर्दोष पाया गया।
तो अलीपुर षड्यंत्र केस के बारे में यदि हम बात करें तो ये षड्यंत्र केस मणिकोट्टल बम कांड मणिपुरम षड्यंत्र भी कहा जाता है। यह कलकत्ता के अनुशीलन समूह की क्रांतिकारी गतिविधियों को लक्षित करके किया गया था। ठीक है, ढाका अनुशीलन समिति नहीं, कलकत्ता की अनुशीलन समिति। ठीक है, तो यहां पर इतना गलत है बस, बाकी ये सही है। मदन मोहन मालवीय द्वारा विधिक बचाव के कारण, ठीक है, अलीपुर षड्यंत्र में अरविंदो घोष को रिहा करने हेतु कानूनी बचाव मदन मोहन मालवीय द्वारा नहीं, चित्तरंजन दास ने किया था। किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। तो ये भी कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्या कह रहा है 50? इसे देखते हैं। लोक सेवाओं पर एसीचन समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें की गई? अनुबंधित और अनुबंध रहित सेवाओं के बीच के अंतर को समाप्त करना, इंपीरियल इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए अधिकतम आयु 23 वर्ष करना, और सिविल सेवा इंपीरियल प्रांतीय और अधीनस्थ शाखाओं का वर्गीकरण करना। तो इसमें आपको बताना है कौन से कथन क्या हैं, सही हैं। तो यहां पर यदि हम बात करें तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्या है 51? इसे देखते हैं। रिचर्ड स्ट्रेचरी अध्यक्षता में गठित अकाल आयोग की नियुक्ति किस वायसराय के काल में हुई थी? लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन। तो रिचर्ड की अगर आयोग के बारे में बात करें तो लॉर्ड लिटन के समय इनकी नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। किस पर? 52 पर। क्या है 52? इसे देखते हैं हम लोग। भारत की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम बार जनगणना वर्ष 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। बिल्कुल गलत, लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी? मेयो के। जबकि यह सही है। 72 से जनगणना प्रति 10 वर्ष पर निर्बाध रूप से की गई नहीं, 1881 से की गई थी निर्बाध रूप से। तो ना एक सही ना दो सही, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। अमृत बाजार पत्रिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है विचार? देखो, हाँ, इसकी शुरुआत शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने की थी। इसका प्रकाशन 1868 में बंगाली भाषा में शुरू हुआ था। यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला भारतीय दैनिक समाचार पत्र था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यह शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष ने की थी अमृत बाजार पत्रिका का। इसका प्रकाशन 1800 में बंगाली भाषा में हुआ था। यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला भारतीय पेपर था। तो यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात परिवर्तित कर दिया गया था, लेकिन इसका नाम इंडियन मिरर प्रथम रूप से अंग्रेजी में बेसिकली हुआ था। ठीक है, वैसे अंग्रेजी में होने वाला पहला भारतीय अगर हम बात करें तो वो है इंडियन मिरर। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसलिए ये गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। भारत में ब्रिटिश नीति में गदर आंदोलन के प्रभाव पर विचार कीजिए। भारत रक्षा अधिनियम 1915 मुख्यतः ब्रिटिश सरकार द्वारा गदर पार्टी के सदस्यों हेतु पारित किया गया था। लाला लाजपत राय ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पंजाब में गदर आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो 1907 से 1917 विदेशों में एक गदर आंदोलन की बात की जाती थी। ठीक है, और 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक, और लाला लाजपत राय ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। भगत रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह, बरकतुल्ला यूनाइटेड इंडिया हाउस का गठन किया था। यथा ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन इसमें मित्रों सही है केवल ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित बटलर समिति में निम्नलिखित में से किसके बीच संबंधों की जांच करने का कार्य सौंपा गया था? भारत में सिविल सेवाएं और राज्य सचिव, भारत में पुलिस प्रणाली और उसके प्रशासन, रियासतों में ब्रिटिश सरकार, लोक सेवाओं और उनकी भर्ती प्रक्रियाएं। तो यहां पर यदि हम बात करें ये किसमें रियासतें और ब्रिटिश सरकार से संबंधित था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। किस पर मित्रों? 56 पर। क्या है?
गांधी इरविन समझौते, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल था? सत्याग्रहों से अब तक वसूले गए जुर्माने की वापसी, ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा समझौता किया गया था। दूसरा, तटीय ग्रामीणों के निजी प्रयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार, हिंसा में दोषी सभी राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई, साइमन कमीशन और संविधान कार्यों का निलंबन। तो प्रावधान शामिल था तटीय ग्रामीणों में निजी प्रयोगों पर बनाने का अधिकार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्या है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कारक, निम्नलिखित कौन सा कारक मुख्य रूप से गतिरोध और विफलता का कारण बना? पहला, क्रांतिकारी हिंसा समाप्त होने तक संवैधानिक सुधारों पर चर्चा कर या स्वीकृति, सम्मेलन समाप्त होने से पहले ब्रिटेन की लेबर पार्टी का सरकार का त्यागपत्र, प्रस्तावित संघीय योजना में भाग लेने में से रियासतों को अलग होना, पृथक निर्वाचन मंडल और विशेष सुरक्षा उपायों के लिए अल्पसंख्यकों के समूह की भिन्न मांगें। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये इसी कारण से अस्वीकृत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित किस शर्त पर ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के समर्थन के लिए सहमत हुई? युद्ध समाप्त होने से पहले ब्रिटेन द्वारा भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा होना, युद्ध समाप्त होने से पहले वायसराय के स्थान पर एक निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधि की नियुक्ति किया जाए, भारतीय सैनिकों को केवल एशिया में ही सेवा देनी होगी, युद्ध के बाद भारत की राजनीतिक संरचना निर्धारित करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो यही बात बिल्कुल क्या है? सही है, और यही आंसर भी होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश नीति के अंतिम उद्देश्य रूप में डोमिनियन स्टेटस को मान्यता, अधिक संख्या में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार। ठीक है, तो यहां पर यदि हम बात करें, क्या है इसमें आगे? दूसरा है, युद्ध के बाद भारत के संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा का गठन, भविष्य में कोई संवैधानिक अल्पसंख्यकों की सहमति बिना न अपनाए जाने वाले का आश्वासन कार्य। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही हैं, तो ये सारी बातें बिल्कुल अगस्त प्रस्ताव में की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार हैं, जरा देखिए। पहला, क्रिप्स मिशन की विफलता और ब्रिटिशों द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने से अनिच्छा के बाद यह आंदोलन आरंभ हुआ। दूसरा, कांग्रेस कार्यकारिणी के आंदोलन के नेतृत्व के लिए जवाहरलाल नेहरू को अधिकृत किया जाएगा। बंबई में ग्वालियर टैंक के मैदान में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक भारत छोड़ो प्रस्ताव, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से समर्थन किया था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन सी बातें सही हैं, तो क्रिप्स मिशन विफलता, बाद यह आंदोलन आरंभ हुआ, सही है। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने इस आंदोलन के नेतृत्व की बात जवाहरलाल नेहरू का अधिकृत किया, बिल्कुल नहीं। बंबई ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय आंदोलन कांग्रेस भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया, ये सही है। भारतीय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इस आंदोलन को समर्थन किया था, ये भी बात बिल्कुल गलत है। कितने सही हैं? 2, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। बेवल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेवल योजना एक नए संवैधानिक ढांचे की तैयारी हेतु हिंदुओं और मुसलमानों के लिए समान प्रतिनिधित्व के साथ वायसराय की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस ने इस योजना को स्वीकार कर लिया, और क्योंकि इससे भविष्य में संवैधानिक व्यवस्था में सभी समुदायों के लिए समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो गया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन सी बातें सही हैं, तो पहला कथन बिल्कुल सही है, कांग्रेस योजना को स्वीकार कर लिया क्योंकि इसे भविष्य में संवैधानिक व्यवस्था का विकल्प मिला था। नहीं, कांग्रेस ने इसे स्वीकार नहीं किया था, स्वीकार कर दिया था। तो इसमें अगर हम देखें तो एक कथन ही क्या निकला? सही निकला। कितने कथन सही हैं? एक और दोनों कथन सही हैं। कथन 2 की सही व्याख्या एक और दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 एक सही और 2 सही नहीं है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर।
क्या है? 20 फरवरी 1947 में एटली की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण अंतिम तिथि 30 जून 1948 निर्धारित की गई। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है, ऐसा किया गया था। इस घोषणा में सत्ता हस्तांतरण के साथ ही रियासतों के प्रति ब्रिटिश दायित्व समाप्त हो जाएंगे, ये भी बात की गई थी। इसमें प्रस्ताव रखा गया यदि संविधान सभा सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने में विफल रही तो सांता प्रांतीय सरकारों को सौंपी जा सकती है। तो यहाँ पर यदि बात करें तो ये भी बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्या है? वर्ष 1947 में माउंटबेटन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के संदर्भ में क्या है? इस योजना में भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्यों तथा 2 संविधान सभाओं का गठन का प्रावधान किया गया था। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है, पाकिस्तान माउंटबेटन की ये योजना थी। इसमें उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत बंगाल और के सिलहट जिले में जनमत संग्रह की सिफारिश की गई थी। ये भी बात बिल्कुल सही है। पंजाब और बंगाल में विधानमंडलों अपने अपने प्रांतों में विभाजन के मतदान की अनुमति दी गई थी। ये भी बात बिल्कुल सही है। इसमें स्वतंत्र संप्रभु राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ये बात बिल्कुल गलत है, यानी 1, 2, 3 बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्या है 64? भारतीय राष्ट्र स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें प्रत्येक अधिराज्य पर का अपना गवर्नर जनरल होगा जो अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा। नए संविधान निर्माण तक भारत शासन अधिनियम 1935 अस्थायी रूप से संवैधानिक ढांचे के रूप में लागू रहेगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्या कह रहा है? वर्ष 1945 में आजाद हिंद फौज पर मुकदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश अधिकारियों ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में INA अधिकारियों पर पहला सार्वजनिक मुकदमा चलाया। प्रेम कुमार सहगल, शहबाज खान और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों संयुक्त रूप से मुकदमा धार्मिक सीमाओं से परे भारतीयों की एकता का प्रतीक था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही है, तो मित्रों यहाँ पर INA के इन पर दिल्ली के लाल किले मुकदमा चलाया गया था, बात बिल्कुल सही है। प्रेम कुमार सहगल, शहनवाज खान और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों के सीमाओं में भारतीय एकता का प्रतीक था, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो कितने सही हैं? दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। वर्ष 1946 में रॉयल इंडियन नेवी RIN के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार। विद्रोह का तत्कालीन कारण एक नाविक की गिरफ्तारी थी जिसे HMIS तलवार पर भारत छोड़ो लिखा था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, विद्रोही नाविकों ने अपने जहाज पर तिरंगा, आचंदन और हड़ताली झंडे लहराए, बिल्कुल सही है। इस विद्रोह को भारतीय जनता और राजनेताओं का कोई समर्थन नहीं मिला, इसे ब्रिटिश सैनिकों ने शीघ्र ही दबा दिया, ये बात बिल्कुल गलत है। पूर्ण समर्थन था, तो 1 और 2 सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्या है 67? मार्ले मिंटो रिफॉर्म से संबंधित है। क्या है जरा देखते हैं। मार्ले मिंटो रिफॉर्म की कार्यकारी परिषद की नियुक्ति होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ सिन्हा, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रासबिहारी घोष। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म में तैनात होने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्या कह रहे हैं 68? उसे देखते हैं। गदर आंदोलन 1913-15 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है, सही है। इसका उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह के लिए उत्प्रेरित करना था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ किया गया था। अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में सार्वजनिक बैठक की औपचारिक घोषणा की गई। यह आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित रहा और अन्य प्रांतों में विस्तृत नहीं हुआ। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, जबकि तीसरी बात गलत है। बंगाल नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी विस्तृत हुआ था, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। स्वदेशी आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेतृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? चरमपंथी सरकारी संस्थाओं के बहिष्कार और निष्क्रिय
प्रतिरोध की वकालत की। उनका मानना था कि ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंधों में भारत का विकास सुनिश्चित होगा। उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को भारतीय राजनीति का केंद्रीय स्थान दिया। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो उपरोक्त में से अगर हम कथनों के बारे में बात करें, मानना था राजनीतिक संबंधों का विकास सुनिश्चित होगा, ये बात नहीं थी, ये दोनों बातें थी, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्या है 71? इसे देखते हैं। नेता हैं और योगदान है। अरविंदो घोष, बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल सतीश चंद्र मुखर्जी, बंगाल केमिकल फैक्ट्री के संस्थापक प्रफुल्ल चंद्र राय। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से सही हैं। अरविंदो घोष बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य के रूप में काम किया था, ये बात बिल्कुल सही है। सतीश चंद्र मुखर्जी, यह है अगर हम बात करें बंगाल में केमिकल फैक्ट्री के संस्थापक की डॉन सोसाइटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना में वो नहीं थे। ठीक है, उसकी स्थापना प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने की थी। ठीक है, ये बात यहाँ पर सुमेलित नहीं है, जबकि यहाँ पर बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, किसको? राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर इनके लिए सही होगी। प्रफुल्ल बी और चंद्रम राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा, यानी ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, यानी ये दोनों यहाँ पर गलत हो गए। वी ओ चिदम्बरम पिल्लई, वी ओ चिदम्बरम पिल्लई के बारे में बात करें तो ये स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी तूतीरोइन की स्थापना की। ये दोनों सही है, यानी 1 और 4 सही है। तो कितने सही है? बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्या है 72? जरा देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी विषय प्रांतीय स्थान पर हस्तांतरित सूची में शामिल किए गए? शिक्षा, कानून व्यवस्था, स्थानीय सुशासन, कृषि, वित्त और स्वास्थ्य। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो शिक्षा हस्तांतरित विषय था, स्थानीय सुशासन हस्तांतरित विषय था, कृषि थी और वित्त था, स्वास्थ्य था। तो ये और कानून, ये व्यवस्था गवर्नर के अधीन थी, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्या है 73? इसे देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में कथनों पर विचार किया। इसके तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन की देखरेख हेतु ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। क्या किया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। बात तो जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही है। दूसरा, इसके तहत बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। ये भी बात बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सही है। 2 कथन तो यहाँ पर सही हैं। आगे देखते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन? दोनों सही, यानी ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्या है 74? उसे देखते हैं। चार्टर अधिनियम 1833 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन के साथ और चाय के व्यापार को छोड़कर इसने वाणिज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। 33 में तो दोनों समाप्त हो गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। यानी पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरे पे चलते हैं। इसने भारत में गवर्नर जनरल परिषद की विधायी शक्ति को केंद्रीकृत किया। ये बात बिल्कुल सही है, केंद्रीकृत किया था। इसने कंपनी के अधीन रोजगार, धर्म, रंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, प्रतिबंधित किया था, ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हो रहा था। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना भारत में एनी बेसेंट द्वारा हिंदू दर्शन और अध्यात्मवाद के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यह भारतीय चिंतन के उपनिषद, सांख्य और योग दर्शन से प्रेरित थी। ये बात जो है, दोनों बातें में अगर हम यहाँ पे करें तो ये सही है। बेसेंट द्वारा हिंदू दर्शन और आत्मवाद के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, ऐसा नहीं है। इस थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की गई थी। इसका मुख्यालय भारत में चेन्नई के अड्यार में बनाया गया था। ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। केवल बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्ष 1907 के वार्षिक अधिवेशन में नागपुर में आयोजित करने का प्रस्ताव था, लेकिन बाद में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार में राष्ट्रीय आंदोलन की भावी दिशा को लेकर नरम और गर्मपंथी विचारों पर बढ़ते मतभेदों के कारण इसे स्थानांतरित कर दिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता के बारे में बात करें तो इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
7 पर। क्या कह रहा है 77? प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को निम्नलिखित प्रावधान थे। तो प्रावधान बताने हैं इसमें, जरा देखते हैं। पहला, विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता की गई थी। ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा, विश्वविद्यालय अध्येताओं की संख्या बढ़ाना ताकि अधिक निजी व्यक्तियों को शामिल हो सकें, ये बात नहीं। सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के नियमों को वीटो करने, संबंधित करने का अधिकार, ये सही। उच्च शिक्षा में सुधार के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए के अनुदान की स्वीकृति, ये भी बात सही। तो ये पहला, तीसरा और चौथा यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्या है 78? वर्ष 1973 में स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश शासन के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लागू? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये अगर हम बात करें, स्थायी बंदोबस्त बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बनारस तक था, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्या कह रहा है? 1857 के विद्रोह और केंद्र, दिल्ली जनरल बख्त खान, ठीक है। लखनऊ बेगम हजरत महल, ठीक है। बिहार मौलवी अहमदुल्ला, झांसी रानी लक्ष्मीबाई। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से सही सुमेलित हैं, तो यहाँ पर मित्रों सारे के सारे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बिहार में अगर हम बात करें तो ये कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला के बारे में बात करें तो ये मित्रों मौलवी अहमदुल्ला जो हैं वो आपके फैजाबाद के थे, अवध क्षेत्र के, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा। तो कितने सुमेलित हैं? 3, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। होम रूल लीग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे आयरिश होम रूल के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य के तहत स्वाभिमान सुशासन की मांग के लिए किया गया था। तिलक की लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार में सक्रिय थी, जबकि एनी बेसेंट शेष भारत में सक्रिय थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये पहला कारण बिल्कुल सही है और दूसरा भी बिल्कुल सही है, यानी दोनों बातें सही हैं। आगे क्या बताया गया है वो जरा देख लेते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? दोनों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्या कह रहा है 81? जरा देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारत में निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा प्रस्तुत किया? लिटन, रिपन, मेयो और लैंसडाउन। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारत में आया था 1886-87 में, यानी लॉर्ड लिटन के समय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। वर्धा बेसिक शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? क्या योजना बनी थी? जरा देखिए। यह योजना महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों से प्रेरित होकर गतिविधि के माध्यम से शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित थी, बिल्कुल सही है। लर्निंग विद एक्टिविटीज के पार्ट पर आधारित थी, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा स्टेटमेंट, 7 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क योजना का अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा, इस योजना का पाठ्यक्रम एक अनिवार्य भाग के रूप में धार्मिक और नैतिक शिक्षा को सम्मिलित किया गया था। नहीं, धार्मिक नहीं, नैतिक की गई थी, तो ये बात गलत, ये दोनों सही, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। हंटर शिक्षा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1784 की बुश डिस्पैच के बाद भारत में शिक्षा की प्रगति के लिए किया गया था। इसकी सिफारिश प्राथमिक शिक्षा की जिला और नगर पालिका बोर्ड में स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाए। इसने सुझाव दिया कि प्राथमिक विद्यालयों का शिक्षण माध्यम स्थानीय भाषा के स्थान पर अंग्रेजी में होना चाहिए। हंटर कमीशन के बारे में यदि हम बात करें तो हंटर कमीशन 1884 में बुश डिस्पैच के तौर पर आई समीक्षा के तौर पर किया गया था, ठीक है। और ये 1882-83 में आया था। कब आया था? 82-83 में। प्राथमिक शिक्षा जिला, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। इसने अंग्रेजी माध्यम के स्थान पर क्या बोला था? स्थानीय भाषा में किए जाने की सिफारिश की थी, अंग्रेजी में नहीं। तो पहला और दूसरा यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। वर्ष 1946 में तेभागा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित विवरणों पर उल्लेखित बरगदर किसे कहा गया? बंगाल की खाड़ी के बड़ी जागीरदारों को, जोतदारों, किराए की भूमि वालों को, या बटाईदारों को? तो ये जोतदारों की किराए की भूमि पर खेती करने वालों, बटाईदारों को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्या कह रहा है 85? मोपला विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विद्रोह मालाबार क्षेत्र में दमनकारी जमींदारों के विरुद्ध मुस्लिम काश्तकारों के कृषि आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का प्रारंभ खिलाफत और असहयोग आंदोलन के नेताओं के समर्थन प्राप्त था। अंग्रेजों द्वारा मार्शल लॉ लागू करने के बाद विद्रोह का स्वरूप सांप्रदायिक हो गया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
96 जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के तहत यूके में भारतीय श्रमिकों को 3 वर्ष तक सामाजिक सुरक्षा अंशदान की छूट का प्रावधान है। इसका उद्देश्य भारत और यूके के बीच द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक दुगना करना है। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कितने कथन सही हैं? दोनों कथन सही हैं, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की राष्ट्रीय रैंकिंग इंदौर प्रथम स्थान पर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में रिड्यूस, रीयूज और रीयूज और रिसाइकिल RRR थी। ये बातें बिल्कुल क्या हैं? सही हैं, यानी ये बातें जो दोनों हैं बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन बी सही है, पहला गलत है, बी ऑप्शन आंसर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। निम्नलिखित में से किसमें चोल काल के दौरान प्रचलित कुडल बुलाई प्रणाली सही वर्णन किया गया है? भूमि उर्वरता और सिंचाई स्रोतों के आधार पर भू राजस्व संदर्भ में पद्धति, राजकीय पर्यवेक्षण में मंदिर प्रशासन, स्थानीय सुशासन प्रणाली, मतपत्र द्वारा ग्राम सभाओं सदस्यों के चयन की प्रणाली विधि, व्यापारिक संघों और व्यापारियों को आरोपित कर प्रणाली। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो मतपत्र द्वारा ग्राम सभाओं के सदस्यों का चयन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्या कह रहा है? अक्सर समाचारों में रहने वाले पद कैटास्ट्रोफी बॉन्ड का क्या आशय है? आपदा पश्चात पुनर्निर्माण परियोजना को वित्त पोषित करने हेतु जारी किया गया सरकारी बॉन्ड, विकासशील देशों में जलवायु अनुकूलन हेतु बहुशिक्षीय संस्थाओं द्वारा जारी डेवलपमेंट बॉन्ड, 2 या 2 से अधिकों के बीच जलवायु संबंधी जोखिम साझा हेतु री इंश्योरेंस एग्रीमेंट, आपदा जोखिम को जारीकर्ता से वित्तीय निवेशकों पर स्थानांतरित करने वाली इंश्योरेंस लिंक्ड सिक्योरिटी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें क्या है ये, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। भारत के नाभिकीय रिएक्टरों में प्रयुक्त भारी जल D2O के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दाबित जल रिएक्टरों में भारी जल को उपयोग शीतलक और नवंदक के रूप में किया गया है। भारी जल सामान्य हाइड्रोजन के स्थान पर ट्राइटियम हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, केवल एक बात सही है, दूसरा नहीं, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI और बैंक ऑफ नामीबिया के बीच हुए समझौतों के तहत नामीबिया भारत को एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली को अपनाएगा। नामीबिया आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल हो गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें शिक्षा स्वास्थ्य में ये किया गया था, और पहला कथन बिल्कुल सही है और दूसरा कथन भी बिल्कुल क्या है, सही है। देखते हैं आगे क्या है। आगे बताया गया है कितने, दोनों सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं सोराही कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में इसकी उत्पत्ति झारखंड की जनजातीय समुदाय में हुई। यह फसल कटाई के त्योहारों के दौरान मनाई जाने वाली एक अनुष्ठानिक भित्ति चित्रकला परंपरा है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो ये झारखंड की जनजातीय समुदाय, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित अधिनियमों के संदर्भ में निम्नलिखित विचार। भारत रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंकारी कंपनी 1970, बैंकारी कंपनी 1980, बैंकारी संशोधन 2025 के संदर्भ पर उद्धरण कीजिए। तो यहाँ पर ये दोनों बातें पांचों बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित सेवा विचार कीजिए। पंचायत के बजट प्राप्तियां, भुगतान और विकास योजनाओं तक रियल टाइम पहुंच, निर्वाचित प्रतिनिधियों पंचायत प्राधिकरणों की जानकारी, ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान, ग्राम पंचायत विकास योजनाओं का प्रस्तुतिकरण एवं ट्रैकिंग का प्रयुक्त सेवाओं में कितनी मेरी पंचायत ऐप के माध्यम से प्रदान की जाती हैं? तो ये मेरी पंचायत ऐप से सारी की सारी ये प्रदान की जाती हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। ट्राइबल तलाश, ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम हब के चरण पर विचार कीजिए। इसे यूनिसेफ इंडिया
के सहयोग से आदिवासी छात्र शिक्षा समिति द्वारा शुरू किया गया था। ये बात क्या है? ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, यह तमन्ना के तहत प्रेरित मनोनीत मूल्यांकन शामिल ताकि अभ्यर्थियों की अभिरुचि और वरीयताओं की पहचान मिल सके। यह बात भी क्या करें, बिल्कुल सही है। इसका मुख्य उद्देश्य इंटरनेट कनेक्टिविटी कक्षाओं तक पहुंचाना है। ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही नहीं है। जागरूकता और जीवन कौशल से संबंधित है, यानी कितनी बातें सही हैं, 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। क्या है, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के उपयुक्त कथनों में CBTB टेस्ट का क्या महत्व है? बलगम नमूनों के सक्रिय टीबी के पता लगाता है, निष्क्रिय टीबी संक्रमण वाले व्यक्तियों की पहचान करता है, टीबी रोगियों की दवा निर्धारण करता है, टीबी उपचार बाद रिकवरी की पुष्टि करता है। तो ये बातों में बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। भारत निर्वाचन आयोग ECI द्वारा मतदाताओं सूची में विशेष गहन परीक्षण SIR संबंध कथनों पर विचार। भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित नियम को शामिल किया गया है। शामिल करना, ठीक है, गहन परीक्षा घर घर जाकर गणना करके मतदान सूची तैयार करना शामिल है। ठीक है, ये दोनों बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। आगे कौन सी बातें सही हैं? दोनों सही हैं। हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया शिप ऑब्जर्वर मिशन निम्नलिखित किससे संबंधित? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र में क्वेड, यूरोपीय संघ, हिंद महासागर से एसोसिएशन। तो ये संबंधित है आपका क्वेड से। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में गंगई कोंडचोलपुरम के पास स्थित 1000 वर्ष पुराना जलाशय चोलगंगम झील मुख्य रूप से किस शासक द्वारा निर्मित है? तो ये जो झील है ये मित्रों निर्मित किसके द्वारा है? राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? राजेंद्र चोल प्रथम। नेक्स्ट 100, हाल ही में असामान्य रूप से विशाल ब्लैक होल जिनमें प्रत्येक द्रव्यमान सूर्य के ध्रुव की 100 गुना अधिक है की विलय के उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना वैज्ञानिक की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पुष्टि होती है कि सभी आकाशगंगाओं में केंद्र सरकार की अति विशाल ब्लैक होल होते केंद्र में। ठीक है, तो इसका आंसर अगर हम बात करें तो इसमें अवलोकन प्रमाण मिलता है ताकि डार्क मैटर गुरुत्वाकर्षण विकिरण के माध्यम से परस्पर क्रिया करता है। इसमें प्रदर्शित होता है गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से प्रबल क्षेत्रों में प्रकाश की गति बदल जाती है। इसमें ब्लैक होल तारकीय विकास का वातावरण मिलता है। तो कौन सा बात बिल्कुल सही है? डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने दृष्टि IAS संस्थान का पेपर नंबर 2 दिया। से नेक्स्ट पेपर कल हमारे चैनल में अपलोड हो जाएगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।